हर इंसान सपना देखता है अपने घर का, एक ऐसी जगह जहाँ ना सिर्फ चार दीवारें हो बल्कि सुकून हो, अपनापन हो। लेकिन सपने देखने से ज़्यादा मुश्किल होता है उनको हकीकत में बदलने का। आज मेरे सामने वो लोग हैं जो न सिर्फ अपना सपना जी रहे हैं बल्कि हज़ारों लोगों के सपनों को सच भी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ड्रीम हाउस ग्रुप के फाउंडर्स के बारे में। एक ऐसा नाम जो जयपुर में सिर्फ घर खरीदने का मतलब समझते ही नहीं बल्कि समझाते भी हों। आइए जानते हैं उनका सफ़र जो सिर्फ एक रियल एस्टेट का ही नहीं, ट्रस्ट, मेहनत और इंसानी रिश्तों का भी है। नमस्ते सर, शारविन अनप्लग में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम। थैंक यू जो आपने हमें इस शो में बुलाया, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं आपके। और जो सुन रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। यस मैम। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका रियल एस्टेट का सफ़र कैसा शुरू हुआ? मैम, रियल इस्टेट का जो सफ़र है वो करीब हमारी 8 से 9 साल पहले हमने इसकी स्टार्टिंग करी थी। और एक हमारा ऑफिस रहा करता छोटा, अपने 10 बाई 25 का, उसमें हमने शुरुआत करी। और जो मेरे साथ थे, मेरे पार्टनर शिव प्रताप सिंह जी, ये साथ रहे। और मेरे जो छोटे ब्रदर हैं योगेंद्र सिंह, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा। और हमने जो प्रोजेक्ट की जो नींव रखी थी 2 मकानों से रखी थी। और उससे पहले जो मेरा वर्क था वो पहले मर्चेंट नेवी में था। मर्चेंट नेवी के बाद जब मैं आया तो पिताजी ने बोला कि ठीक है, रियल इस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी को। तो मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, लेकिन उन्होंने साथ दिया कि भाई मैं हूँ तो इसको चालू करो। चालू करी हमने, 2 प्रोजेक्ट की नींव लगाई। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हमारा सेल हो गया। उसके बाद फिर हमने आगे से आगे स्टार्टिंग करते और प्रोजेक्ट लिए, स्कीम लिए, हमने फ्लैटों का काम चालू करा। धीरे धीरे हमने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद आज ड्रीम हाउस ग्रुप आपके सामने है और सब जानती हैं इसके बारे में। सर, ड्रीम हाउस सुनते ही लोगों के मन में एक भरोसा जाग जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? मैम, भरोसा का ये है कि जो क्लाइंट हमसे जो मकान लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो हमारा जो मकसद यही रहता है कि क्लाइंट हैप्पी रहे, खुश रहे, कि मकान लेने के बाद उसको कोई शिकायत नहीं कि वो ठीक है। और हमारा जो टारगेट है वो लो बजट के मकान है। 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनकी इतनी सैलरी नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि एक आशियाना मिल जाए, छोटा सा, चाहे छोटा ही हो लेकिन कम बजट में हो। तो वो 1 लाख 2 लाख की व्यवस्था करते हैं और उनको हम आशियाना दे देते हैं। तो वही लोग आगे जाके सबको बताते हैं कि ड्रीम हाउस ऐसा है कालवा रोड पे जो 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख में मकान देता है। इससे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और चलता गया सारा। शिव प्रताप जी, रियल एस्टेट एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है। सबसे पहला चैलेंज क्या था जब आपने इसकी शुरुआत करी? सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने यह है कि लोगों को बिल्डर पे विश्वास नहीं था, क्योंकि यहाँ के जो बिल्डर है वो जो मटेरियल था वो लो क्वालिटी का यूज़ कर रहे थे। तो लोग बिल्डर के प्रति एक नकारात्मक सोच रख रहे थे। इसलिए हमने इस सोच को निजात पाया, एक अच्छी क्वालिटी को यूज़ किया। थोड़ा सा दूर गए हम यहाँ से, शहर से, कम बजट के प्लॉट्स हमने परचेज़ किए और उनको अच्छी क्वालिटी के साथ में हमने बनाया और लोगों को डिलीवर किया। तो ये चैलेंज जब हमारे सामने आया तो हमने इसको बखूबी से हमने दूर किया और लोगों का विश्वास फिर हमारे प्रति बढ़ता चला गया। फिर जो जितने भी चैलेंज आए हम इनको स्वीकार करते गए और आगे बढ़ते रहे। सर, आप जयपुर में किस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं? इन्वेस्टर्स है, मिडिल क्लास है? मैम, ड्रीम हाउस ग्रुप अभी तक इन्वेस्टर के साथ में और मिडिल जो क्लास है उनके साथ में ज़्यादा डील करते हैं, क्योंकि ड्रीम हाउस का एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम घर दे सकें, उनको अपना सपना पूरा करवा सकें। तो हम मिडिल क्लास के लिए हम ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए हम अच्छा ही उनको एक प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। और जो मिडिल क्लास है, जो लोग मुश्किल से, सपना तो होता है घर लेने का लेकिन ले नहीं पाते, उनके लिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं। सर, एक आम आदमी जब अपना पहला घर खरीदता है तो उसके पीछे आपका रोल क्या रहता है? मैम, रोल हमारा ये रहता है कि स्टार्टिंग से लेके उनको लोकेशन समझाना। उनके बच्चे छोटे हैं तो स्कूल भी पास में हो, कन्वेंस भी आसपास हो, तो ये सब कुछ करते हैं हम। बाकी एक हमारे सामने एक आता है कि लोन प्रोसेस भी उनका हमें ही करवा के देना पड़ता है, कि उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि लोन कहाँ से होगा। और एक बैंक भी सिलेक्ट करना होता है कि कम इनके इंटरेस्ट लगे, अच्छे से ये मकान में अपनी जो ईएमआई है वो भर सके, आगे उनको परेशानी ना आए। तो ये बहुत सारे एक कहानी है जो कि हम ध्यान में रखते हैं
और जब तक उनको हम घर डिलीवर नहीं करते हैं उनकी शिफ्टिंग तक का रोल भी हमारा रहता है। युगेंद्र जी, आजकल के बायर्स एक परफेक्ट होम में क्या देखते हैं? आजकल के बायर्स परफेक्ट होम में उनको चाहिए क्वालिटी, जो हम ज़्यादा मेंटेन करके चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, 8 साल हो गए काम करते हुए। तो क्वालिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। वो यही चीज़ देखेंगे। एक उनका ये रहता है कि लोकेशन को लेके, कि उनकी लोकेशन जो वो ले रहे हैं, उन जो पैसा वो लगा रहे हैं, सबका मेन फोकस यही होता है कि जहाँ वो पैसा डाल रहे हैं आज, तो अगर वो 1 लाख रुपए भी कहीं डालते हैं तो उनका मेन फोकस रहता है कि 1 लाख रुपए का उनका रिटर्न क्या है। तो अगर वो मकान भी ले रहे हैं खुद के लिए, तो उसके अंदर मेन उनका यही फोकस रहेगा कि 1 लाख रुपए की उन्होंने आज से 10 साल पहले चीज़ ली थी और 10 साल बाद में उसकी वैल्यू क्या हुई। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है। तो मेरा मानना ये है कि हम जो लोकेशन दे रहे हैं चीज़ को देखते हुए कालवा रोड पे, कि भाई इसके ऊपर ये लोकेशन है। जयपुर में कहीं भी हम लोकेशन, जब हम भी लैंड परचेज़ करते हैं, पहले यही चीज़ देखते हैं कि उसकी जो लोकेशन है वो चीज़ सही रहे। दूसरा बड़ा पॉइंट उनका ये भी रहता है साथ के साथ कि वो चीज़ सही हो, कोई गलत चीज़ नहीं है। आजकल चीज़ को लेके फ्रॉड भी होते हैं काफ़ी। ड्रीम हाउस तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा एक्टिव रहता है कि गलत चीज़ दे ही नहीं किसी भी हाल में। हम खुद भी उसको पूरा वेरीफाई करते हैं प्रॉपर्टी को कि कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्री है कि नहीं, कोई भी विवाद है कि नहीं। उसके बाद उसको अपन डेवलप करते हैं, बनाते हैं कंस्ट्रक्शन करके। क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम करते ही नहीं किसी भी हाल में। फिर उसको जब पार्टी को दिखाते हैं, यही एक बड़ा पॉइंट है कि हम सेल भी ज़्यादा कर पाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हमारी लोकेशन भी अच्छी रहती है, डॉक्यूमेंट्री को लेके कोई इशू नहीं है, और क्वालिटी को लेके भी 1% भी। वो तो हम खुद भी नहीं चाहते कि किसी को मकान दे रहे हैं, उसका सपना है वो 20 लाख दे, चाहे 80 लाख रुपए दे, चाहे से, लेकिन वो पैसा दे रहा है, वो मेहनत का पैसा है उसका। तो हम चाहते हैं कि वो जो चीज़ परचेज़ करे हमसे तो परफेक्टली ले, उसको रिटर्न भी मिले, क्वालिटी को लेके भी अच्छी चीज़ रहे। सर, आपके करियर का कोई ऐसा डील जो आप कभी नहीं भूल सकते? एक ऐसी डील है वैसे, मुझे याद है, ज़्यादा पुरानी नहीं कहूँगा वैसे, मैं साल भर की पहले की बात होगी लमसम। काफ़ी मैंने बजट को लेके, काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं था मकान का, लेकिन उस पार्टी को जब मैंने मकान दिया तो उसने वैसे लमसम मेरा 1 महीना ले लिया पूरा उसको डील ख़त्म करने में। लेकिन उसके पास डाउन पेमेंट के जैसे लोन मैंने उसका करवा दिया, काफ़ी ईज़िली सारी कंप्लीटली हो गई थी डॉक्यूमेंट्री को लेके। कुछ अमाउंट होता है जैसे 10-20% हम अमाउंट लेते हैं, तो वो उसके पास कम पड़ रहा था। उस केस में उसने क्या करा कि उस पार्टी ने जहाँ पे वो काम करती थी उस वक्त, उसने वहाँ से चोरी कर ली। लास्ट का जो पेमेंट था उसका, लास्ट का 2 से 3 लाख रुपए उसको बताया। तो उसने वो अमाउंट वहाँ से जहाँ काम किया उसने वहाँ से उसने चोरी करी। मैंने भैया से भी बात करी इस बारे में कि ऐसी ऐसी बात हुई। हालांकि उसने रजिस्ट्री मुझसे करवा ली थी चोरी करने का। मुझे ये मैटर बाद में पता चला जब फ़ोन आया, जहाँ से उसने चोरी करी वहाँ से फ़ोन आया। तो मैंने बोला कि क्या बात हुई, उन्होंने मुझे सारा मैटर बताया। तो मैंने बोला सर इन्होंने परचेज़ कर लिया मेरे से, तो मैं तो अभी फिर मैंने पार्टी से बात करी। अब थोड़ा ये हुआ कि याद इसलिए रहा वो चीज़ कि वो पार्टी काफ़ी पैसा नहीं था उसके पास, काफ़ी दिक्कत थी उसके चीज़ों को लेके। तो मैंने उसको ये ज़रूर बोला कि ठीक है, मैंने भैया से बात करी, भैया ने बोला कि उसको कोई बोल लो, पेमेंट अगर वापस हम दे देते हैं, 2-1 लाख की बात है, कोई बात नहीं, अपन ने प्रॉफिट नहीं कमाया, 2 रुपये घर से चले जाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए उसको भी, पार्टी को भी। हम भी ये चाहते हैं कि जुड़ी रहे। एक बार रजिस्ट्री हो गई, कहानी ख़त्म। क्योंकि मेरे पास आज 20 लाख के प्रोजेक्ट के अंदर से 18 लाख अगर आ गए हैं और 2 लाख रुपए अगर जाएंगे, तो मैं ये सोचूंगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कमाया एक बार। तो उस पार्टी को मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे बताओ हेल्प को लेके क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। अभी उस जैसे वो शिफ्ट 1 साल हो गया, अभी वो शिफ्ट अब हुई है वैसे लमसम 2-3 महीने पहले। तो उसको कुछ चीज़ें की दिक्कत थी, तो पैसों को लेके भी मैटर था। तो मैंने उसकी हेल्प कराई वहाँ पे कि भाई काम को लेके टेंशन मत लो, 1-2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा करवा दी कि ठीक है, फ़ंड को लेके इशू है, ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट है। क्योंकि मेरा कंटिन्यू कॉन्टैक्ट था इस बारे में कि वो प्रॉब्लम में चल रही है, तो मैंने उधर उसकी हेल्प भी करी। तो ये एक ऐसी डील थी जो शायद साल भर, मेरे 1 साल हो गया पूरा लिंक में रहा मैं उस पार्टी से, और याद रहेगी मेरे को कि हाँ, किसी को, क्योंकि घर लेना इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों के लिए प्रेशराइज़ होता है। उसने लोन ले लिया, सारी प्रोसेसिंग कर दी, उसके बाद में फिर वो 2-1 लाख के चक्कर में उसको ये स्टेप उठाना पड़ा। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसने गलत किया, लेकिन ये भी सोच रहा हूँ कि उसको बहुत इम्पोर्टेंट था करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि मुझे लेना ही पड़ेगा।
शिव प्रताप जी, आप पर्सनली किस तरह मोटिवेटेड रहते हैं जब आपका काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है? मैम ज़्यादा जो वर्कलोड होता है, स्ट्रेस होते हैं, तो जो हमारे करीबी जो लोग हैं उनसे हम बातें शेयर करते हैं, उनसे मिलते हैं। और ज़्यादातर तो मैं मेरे जो गुरुदेव हैं उनके स्थान पे मैं जाता हूँ। उत्तराखंड में कैंची धाम है नीम करोली बाबा के, मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पे जो ध्यान है, योग है, आराधना है, वो करता हूँ, क्योंकि वहाँ एक सुकून है, क्योंकि वहाँ का नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए अच्छा फील होता है। फिर वहाँ से 4-5 दिन में लौटने आने के बाद अपने माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। इस तरीके से हम मोटिवेट रहते हैं। सर, आप धार्मिक चीज़ों से काफ़ी जुड़े हुए हो, क्या कोई ऐसी घटनाएँ हैं जो आप बताना चाहेंगे? जब भी ऐसी कोई घटना होती है बिज़नेस को लेकर या और भी कोई पारिवारिक को लेकर, तो हम लोग अपने जो गुरुदेव जुड़े हुए हैं उनको अपने मन में एक अरदास लगाते हैं। और अभी तक 100% हमें वहाँ से मिला है कि वहाँ जब जाते हैं और वापस काम पे अपने काम पे लौटते हैं ना, तो एक नई ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। बाकी इस बारे में आपको रविंद्र जी बहुत अच्छे से समझाएंगे। मैम, धार्मिक के लिए तो धार्मिक स्थानों के लिए हम लोग 9-10 साल से धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए हैं। और जब हमने एक कंपनी स्टार्टिंग करी थी तो हमने उत्तराखंड में बाबा नीम करोली है, उनके बारे में सुना भी, तो काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो गया। हम जब उस टाइम जाते थे तो उस टाइम एक पकौड़ों की दुकान हुआ करती थी और बाबा जी का स्थान खाली हुआ करता था। वहाँ 2 घंटा 3 घंटा वहाँ बैठते थे, ध्यान लगाते थे। ऐसे करते करते बाबा नीम करोली, क्यों मेरी आदत की ये थी कि नए नए संत ढूंढना, कोई संत ऐसा मिल जाए जहाँ मतलब, लेकिन आज के ज़माने में वो संत तो नहीं है, और वो जो थे वो चले गए सब। तो उत्तराखंड के अंदर 3 संत है, एक तो बाबा नीम करोली और एक सोमारी बाबा, एक हेड़ा खान। तो मेरा लगाव रहा बाबा नीम करोली से के, और ज़्यादा रहा हेड़ा खान बाबा से। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें हेड़ा खान का जिक्र हुआ। तो वो स्थान है, हेड़ा खान जगह है, काठ गोदाम से 35 किलोमीटर दूर एक जगह। भगवान शिव के रूप है वो, और शिव के रूप क्या, शिव ही है एक तरीके से। वो धरती पे प्रकट हुए थे 14 साल के लिए, 14 साल के लिए आए थे वो, और एक गुफा में प्रकट हुए थे। वहाँ मिनी कैलाश है एक, तो मिनी कैलाश में वो प्रकट हुए। एज थी उनकी 17 से 18 साल, उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वो डायरेक्ट अवतार हुए। एक रोशनी आई, रोशनी से फिर लोगों ने देखा, वहाँ के गांव वालों ने। तो उनको उस टाइम जब वो आए, एकदम से उनको बोलना भी नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें जैसे आए तो उन्होंने बोला कि मैं 14 साल के लिए आया हूँ, और जो भक्त हैं मेरे जितने भी, उनको मैं अपना ज्ञान देने आया हूँ। तो हम लोग तो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो साथ थे चेले वगैरह, जैसे उनके जो खास शिष्य रहे हैं, उनसे हम मिल चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम विजय गुप्ता जी से मिल के आए थे। और ये मेरा आपको बताता हूँ इस घटना के बारे में कि बीच में ये करीब 2 साल पहले हमारा थोड़ा बिजनेस डाउन में था। तो हम परेशान हो गए थे, भाई क्या है, क्या दिक्कत है। भक्ति में थे, और हमारा बिजनेस ज़्यादातर भक्ति से जुड़ा हुआ है। हमसे मैंने नहीं थी तो हमारे जो भगवान, जो गुरु हमारे साथ है, वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा देते। तो ऐसे परेशान होकर मैं हेड़ा खान गया। हेड़ा खान में मैं 5 से 6 दिन रुका वहाँ। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते हैं, और फॉरेनर वहीं जाते हैं जहाँ उनको लगती है कि यहाँ भक्ति है। और फॉरेनर भी वही अपने भारत में गुरु ऋषि को देखते हैं कि इसमें काबिलियत है। ये तो ऐसे गुरु खूब घूम रहे हैं, पूरा रिसर्च करते हैं वो चीज़। आप वहाँ जाना, मैं आपको भी राय देता हूँ कि एक बार वहाँ जाना। वहाँ तीनों देवताओं का वास है, कैलाश है, और गोमती गंगा वहाँ से बहती है। और वहाँ की जो शक्ति है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर कि मैं 5 दिन वहाँ रुका। और 5 दिन जो मैं वहाँ से कर वापस अपने इस बिज़नेस में आया, जो मेरे लॉस हुआ था, वो लॉस ज़्यादा बड़ा हुआ था मेरे, तो लगता था कि उठ नहीं पाऊँगा दोबारा, या मतलब अब बिज़नेस शायद ड्रीम हाउस ग्रुप मेरे हिसाब से इतना था, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये दिमाग में चल रहा था बात। वो 5 दिन रुका तो एक संत के दर्शन हुए मुझे वहाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ, उन्होंने मुझे बैग की बताई कि ऐसे ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, इस बार जाओ और अपने काम को संभालो। देखो, मैं आया वापस, अपने, मेरी मदर भी साथ में थी। तो मैं वापस आके अपने कुर्सी पे बैठा, भगवान का नाम लिया और काम को फिर से चालू करा। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे 5 साल में जो मैंने ग्रोथ नहीं देखी होगी, मतलब जो 5 साल पीछे की बता रहा हूँ मैं, 5 साल पहले भी मैंने जो नहीं कमाया था वो मैंने 2 से 2.5 साल में रिकवर कर लिया। इतना मतलब उस जगह का इतना पावर है कि मैं अपने स्टाफ को भी सबको वहीं लेके जाता हूँ।
और मैं राय भी देता हूँ कि वहाँ जाना चाहिए एक बार आदमी, अगर जीवन में है कि वो महाविश्व धाम है, वो वहाँ भगवान शिव की शादी भी वहीं हुई थी, ठीक है, और अभी भी संतों का वास है वहाँ पर। वहाँ जाते ही आपका जो दिमाग है, जो इतना जो आप प्रेस ले जाते हो ना, इतनी क्लाइंट ये वो वगैरह वगैरह, इतना वहाँ जाने के बाद आप एकदम से भूल जाओगे। फ़ोन भी, मेरे साथ वहाँ जाने के बाद फ़ोन भी साइलेंट हो जाता, फ़ोन भी नहीं आते। आपने और पूछा था इतनी ना स्ट्रेस, वो वहीं जाके पूरा वही होता कहता है। है, वही होता वहाँ बैठो आप, नदी किनारे दूर लगाओ, वहाँ हर हवा में भी इतनी शक्ति है। वहाँ का खाना भी इतना है कि महाप्रसाद बोलते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी का जो बोलते हैं महाप्रसाद, तो वहाँ भोजन बनता है, कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं, और साफ़ सुथरा चूल्हे पे अंग्रेज़ लोग बनाते हैं रोटियाँ। वो लोग बैठ खाते हैं, नीचे बैठते हैं, सारे थाली लगते हैं, बर्तन भी खुद को धोने पड़ते हैं, रोटी आती है, और रोटी और चावल और दाल, आप लगेगा कि खाता रहूँ, पता नहीं क्या है उस चीज़ में कि मेरा मन भी, मैं ज़्यादा कर तो भक्ति के बजाय वो खाना खाने के लिए जाता हूँ वहाँ। ये है और वहाँ का जो आटा है ना, जैसे चक्की से नहीं पिसता, नदी वो के, नदी है ना, उस नदी के बहाव से ही वो चक्की चलती है, उसके प्रेशर से, और उसी से पिस के आटा वही अंदर आता है मंदिर में। इतनी तो शुद्धता, इतनी क्वालिटी है। ये मैं तो सबको राय देता हूँ कि एक बार जीवन में वहाँ जाओ, और आप कोई प्रेशर है या कोई आपको टेंशन है कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, तो वो स्थान ऐसा है कि आपको चला भी देगा। अगर बाबा जी का अगर आपको बुलावा है ना, तो ऑटोमेटिक आपको कहीं से कहीं ना कहीं आप बुक में पढ़ लोगे, या किताब में देख लो, फोटो देख लोगे, तो ऑटोमेटिक आपको खींच के वहाँ बुला लेंगे वो। क्योंकि उनका क्या हुआ है कि मेरे से वही मिलने आएगा जिसको मैं बुला रहा हूँ, और उनके हर जन्म में कुछ ना कुछ शिष्य जुड़े हुए हैं। आज मैं अभी मैं जाने वाला हूँ, 2 से 3 दिन वापस मेरा वहाँ का ट्रिप है। तो इस बार मेरा ट्रिप ज़्यादा दिन का है कि 7 से 8 दिन वहाँ रुकूँ, कि जो मैं सक्सेस आया वापस, जो मैं गिरा था वापस चढ़ा हूँ, तो उनका बड़ा सहयोग रहा। और वैसे तो मैं बाधार में जुड़ा हूँ, गोविंद देव जी अपने जयपुर के जो राजा ही है, राजा ही बोलते हैं। जी। ये बिज़नेस जब मैंने चालू करा था तो उन्हीं के पास गया था मैं, कि मैं ऐसे कंपनी, क्योंकि मैंने इससे पहले कई बिज़नेस करे, सक्सेस हुई नहीं, बंद करने पड़े। ये बिज़नेस ही मैं गोविंद देव जी को दे के आया था कि आप जानो, काम जानो, मेरे को आपको बनाना है, इसको चलाना आपको है, और आज वही चला रहे हैं, सब हो रहा है। बाबा का एक मंदिर मानसरोवर में भी है। बांसुरों में बाबा नीम करोड़ी का मंदिर है, जी। वो अभी भगवान बना ने अभी बनाया है, और वहाँ से मेरे पास फ़ोन भी आए थे, और वो बजरंगबली के अवतार हैं। हेड़ा खान है जो भगवान शिव के अवतार है। और मेरे को दोनों जगह का फ़र्क बताता हूँ। जैसे खाटू श्याम जी के तो मंदिर पहले नहीं जाते थे, अब खाटू श्याम भीड़ जनता जाने लगी, और अब आदमी किस लिए जाता है? शांति के लिए जाता है। अब कैची धाम में ऐसा है कि आप जाओ, गंदगी फैला दी, नदी इतनी पवित्र थी, वो हम नहाते थे उस नदी में 4-4 बजे, आज उस नदी की हालत ख़राब है। दर्शन बाबा जी के 2 मिनट में, चलो चलो, पहले 2-2 घंटा बैठते थे। और आज हेड़ा खान में भी यही होने वाला है। हेड़ा खान जगह का नाम है, खान नहीं है, वो हिंदू है, लेकिन क्या है, हाँ, जगह का नाम है। वो एक हेड़ा का एक फल आता है, उससे दवाएं बनती है वहाँ, तो उसी नाम से उनको वो रखा है। सचिन पायलट अपने उनसे जुड़े हुए हैं, उनके जो फादर थे राजेश पायलट, वो भी हेड़ा खान के शिष्य रहे हुए हैं। लालचंद कटेरा जी ये रहे, ये भी वहाँ जाते हैं। डॉक्टर लाल, जिनका डॉक्टर लाल पेत है, उनके मेन है, वो सारा सिस्टम वही चलाते हैं वहाँ का। तो एक बार आप जाना। जी सर। बिल्कुल। सर, आप अगले 5 साल में ड्रीम हाउस ग्रुप को कहाँ देखते हैं? हम सोचते रहे कि 5 साल में हम 5 टॉप कंपनी में देखें हमारे ड्रीम हाउस ग्रुप को। अगर बाबा जी का और आशीर्वाद रहा तो शायद ये होगा, और सबका साथ रहा तो सबका साथ सबका विकास। जी सर। तो हम तो टॉप 5 में देखना चाहते हैं ड्रीम हाउस ग्रुप को, और ये हम करेंगे। मेहनत से लगे हुए, आगे से आगे नए प्रोजेक्ट लाएंगे। हमारा टारगेट मिशन ज़्यादा तो ये है कि जो आम लोगों को हम मकान दे सकें, जो परेशान है, जिनके पास बजट पैसा नहीं हो पा रहा। जैसा हर आदमी जयपुर गांव से आता तो उनके लिए जयपुर एक महानगर ही है एक तरीके से, तो उनका तो ये रहता है कि भाई जयपुर में एक चाहे छोटा सा हो, चाहे एक रूम मिल जाए, लेकिन ये रह जाए कि जीवन में एक सपना पूरा हो गया, कि मेरे एक आशियान होगा। कि एक माँ बाप का सपना होता है कि मैं अपने बेटे के लिए हम कुछ करके जाएँ, चाहे एक मकान ही ले जाए, तो मकान का सपना है। तो हम चाहते हैं कि वो पूरा हम कंप्लीट करके दें। ड्रीम हाउस ग्रुप का सपना भी यही है, और कंपनी का नाम भी ड्रीम हाउस ग्रुप इसलिए रखा है, सपनों का घर, सपनों का घर। इसलिए हमने ड्रीम हाउस रखा। योगेन जी, यंग रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग रियल इस्टेट उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा, वैसे तो मैं भी अभी यंग ही हूँ, मैंने भी अभी ज्वाइन ही किया, काफ़ी टाइम नहीं, मतलब 8 साल तो भैया को हो गए काम करते हुए, मेरे को 2 साल हो गए। इसके अंदर मैंने ये चीज़ कैप्चर करी कि सारा खेल जैसे कि दिमाग का ही है। सच बात तो यही है कि सोचने के तरीके होने चाहिए उनके, वो उनको सोचने की ज़रूरत है, सिर्फ इतना कि पॉसिबल है, इजी है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। उनकी मेंटेलिटी एक काफ़ी ज़्यादा गलत लेके चल रहे हैं कि किस्मत का खेल,
मैं तो ये बोलता हूँ रियल इस्टेट एक किस्मत का खेल नहीं है। रियल इस्टेट है हार्डवर्क आपका, आपके स्किल्स, आपके अंदर की स्किल्स वो डिपेंड करती है कि आप पार्टी के साथ में जब बात कर रहे हैं और उसके साथ में जब उसकी जो डिमांड है। यंग लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो नए ज्वाइन हो रहे हैं, पुराने के मुकाबले देखा जाए तो नए जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ये करते हैं कि वो पार्टी को प्लॉट चाहिए। अब क्या होता है, कभी कभी पार्टी को प्लॉट चाहिए होता है, वो फ़ोन पे बात कर लेते हैं सर प्लॉट के लिए, तो वो जाते हैं प्लॉट विजिट करा के लेके आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें उसको समझना पड़ता है कि उसकी इच्छा है क्या। प्लॉट के साथ साथ कभी क्या होता है कि मैं तो उसको प्लॉट लेने आता है और मकान दे देता हूँ। रीज़न ये होता है कि मैं समझाता हूँ उसको, फिर वो भी मैं भी समझ पाता हूँ उनकी डिमांड तो सारी चीज़ है, उनको चाहिए क्या, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, उनका इच्छा क्या है, फैमिली का इशू, काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे कभी कभी किसी को होता है कि 3 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, ऐसा भी होता है ना। काफ़ी कॉमन चीज़ भी लेके चलती है पार्टी। जी। उनको सिर्फ इतना सा लेके चलना है कि सर समझे उसको, वो समझने की कोशिश करे कि भाई उसको चाहिए क्या। ये चीज़ नहीं है पॉसिबल कि किस्मत का खेल है। रियल इस्टेट किस्मत का खेल नहीं है। रियल इस्टेट आपकी अंदर स्किल्स क्या है और आपके हार्ड वर्किंग क्या है और आप कितना समझ पा रहे हो चीज़ों, पार्टी को कितना समझ पा रहे हो, उसकी पूरी कोशिश करो। कि हमारा टारगेट ये नहीं कि आप सेल करो कि नहीं सेल करते हैं। ये नहीं है कि मैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं रियल इस्टेट को लेके, मैं आगे भी ये कहूँगा कि जो अभी जुड़े हैं नए नए और आगे जाके भी जुड़ेंगे, उनको भी ये कहूँगा कि ये हमारा टारगेट नहीं है कि हमें सेल करना है। हमारा टारगेट ये है कि हम पार्टी को सेटिस्फाइड कर सकें, कि उसको जो चीज़ चाहिए हम उसे समझा पाएँ और हम भी समझ पाएँ। क्योंकि आजकल के यंग की बहुत बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि हम ही नहीं समझ पा रहे सबसे पहले तो कि उसको चाहिए क्या। जी। ये चीज़ समझ नहीं पा रहे कि उसको चीज़ परचेस करने तो आ रहा है लैंड, हमें तो वही बेचना है कि भाई ठीक है, हम उसके पीछे पड़ गए कि लैंड लो, आप यही लैंड लो। नहीं, उसकी समझने की कोशिश करो, उसकी इच्छा क्या है, उसको डिमांड क्या है, हम उस डिमांड को पूरी करें, उसके बाद उसको देंगे तो ईजी, आपके लिए भी ईजी है। क्योंकि आपको भी ग्रोथ चाहिए। यंग जो भी अभी ज्वाइन है उनके लिए भी बोलूँगा, जो भी हैं वो यही बोलूँगा कि ग्रोथ आपको भी चाहिए। तो ग्रोथ जब मिलेगी, जब आप पहले उनकी समझने की कोशिश करोगे उनको चीज़ क्या चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि वो अधिकतर तो ये लेके चल रहे हैं कि सारा खेल किस्मत का है, उसने इतना कर दिया तो उसका किस्मत थी इसलिए उसका हो गया। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके वर्किंग पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। और सर, आप अपने क्लाइंट्स और फॉलोअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्लाइंट्स और फॉलोअर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि हम इतना सा है कि थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छी चीज़ दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्री के बाद भी हम भी कोशिश करते हैं कि उनकी जो डिमांड है उसको कोशिश करते हैं कि समझें कि भाई क्या है। हम पॉसिबल होता है तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि उनकी डिमांड पूरी करें। तो इतना है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं अभी जुड़े हुए, उनको ये कहना चाहूँगा कि आप इसको और आगे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चीज़ें हम भी कोशिश करें कि हम जब क्वालिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम आपकी डिमांड्स को लेके आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज़ को आगे और फैलाएं। जैसे अभी आज ड्रीम हाउस का पेज है, 8 साल से भैया मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को, अच्छी ग्रोथिंग पे है वो। अभी 50,000 लोग जुड़े हुए हैं उससे। अभी उसको और चीज़ भी हम चाहते हैं कि ग्रोथिंग में जाए, तो हम और डेवलपमेंट भी अच्छा करें, चीज़ भी अच्छी दें। हम भी चाहते नहीं कि आपको गलत चीज़ मिले, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। हमारा टारगेट यही है कि इसके अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ आए। तो जो लोग के पास मकान नहीं मिल पा रहा, आश्रय नहीं मिल पा रहा, तो वो हमारा वीडियो उन तक पहुँचे। तो हम चाहते हैं कि उनको भी हम आश्रय न दें। तो जितनी हो सके हमारे फॉलोअर्स जुड़े हुए, हम तो यही बोलेंगे कि आप जितना हो सके इस वीडियो को, हमारे मकानों को, हमारे पेज को जितना शेयर कर सको उतना करो, तो सबको एक छत हो जाए बस। जी। औरों के मुकाबले आपकी प्राइसिंग काफ़ी लो है, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट में अभी काफ़ी मकान, ऐसे बात नहीं है कि हमने बजट में भी मकान बनाए हैं, लेकिन डिमांड भी अगर मैं बोलूँ तो है कि दोनों चीज़ की है डिमांड कॉमनली, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि अगर कम बजट की जो पार्टी है उसके लिए मकान देना भी देखो ज़रूरी है। मार्केट में अभी मेरे को ये लगता है कि ड्रीम हाउस के मुकाबले और तो कोई ऐसी है नहीं इधर कालवा रोड पे अभी, कि भाई जो कम बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे दे सही लोकेशन पे। तो इसीलिए हमारा टारगेट ये है कि भाई इतनी पार्टीज़ आती है, उनके लिए तो चीज़ होनी ज़रूरी भी है, उनके बजट के अंदर चीज़ आए, उनको वो चीज़ मिल जाए। और मार्केट जुड़ा हुआ है, कालवा रोड तो काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक बार, जैसे मैं आपको बात करूँगा 7 साल 8 साल पहले की, जब भैया फर्स्ट टाइम पे काम में घुसे ही थे, उस टाइम पे उन्होंने हाथोज की तरफ काम चालू किया था फर्स्ट टाइम पे। उधर मकान 15 लाख में 16 लाख में दे रहे थे।
वो चीज़ उस टाइम पे उन्होंने दी थी, आज वहीं पे वो 55-60 लाख 70 लाख का मकान दे रहे बना के, 7 साल 8 साल का फ़र्क है। तो ग्रोथिंग में चीज़ें जारी है, डेवलपमेंट हो रहा है कंटिन्यूसली। उस टाइम पे वो रेट ये थी 15-16 लाख में बना के दे रहे थे कि हर एक पार्टी को मकान मिल जाए जो नहीं परचेज़ कर पा रही है अभी। यही मेन रीज़न था। आज भी हम वही कर रहे हैं कि डिस्टेंस हमने 2-3 किलोमीटर आगे कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बड़ा, लेकिन हर बजट की पार्टी को हर एक चीज़ जिसका बजट है उसको हर एक मकान, सबको मकान मिल पाए, ये मेन फोकस है। हम क्या मैम भीड़ में नहीं चलना चाहते, भीड़ से दूर होना चाहते हैं, तो इसलिए हम दूर जाके 5 से 6 किलोमीटर दूर जाके लैंड परचेज करते हैं, तो वो उस बजट में मकान बन जाता है और सेल भी हो जाता है। जैसे हाथोस था वैसे आज जयपुर धीरे धीरे कालवाड़ तक पहुंच गया, कालवाड़ तक बिल्डर पहुंच चुके हैं, डेवलप हो रहा है और बिक भी रहे। 15 लाख 16 लाख 18 लाख में मकान लोगों को मिल रहा है आराम से। इसलिए हम थोड़ा हटके काम कर रहे हैं और अभी दूर ही हैं और दूर से हमें रेस्पॉन्स बहुत शानदार मिल रहा है। जी। हमने कम बजट के जो प्रोजेक्ट हैं, पहले तो हम भी एक अच्छी रेंज के मकान बना रहे थे, लेकिन कोरोना के टाइम पे हमने जब देखा और जो लोगों की तकलीफ़ थी वो हमने महसूस की कि लोग कोरोना में अलग अलग सब्जेक्ट में लग गए, लेकिन हम रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, तो हमने उसी का रिसर्च किया कि अभी क्या समस्याएं आ रही है। तो हमने जो रेंट पे रह रहे थे उन लोगों को देखा कि उनको एकदम से घर खाली करवा दिए गए, वो लोग अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो गए और या उनका किराया बढ़ा दिया गया। बहुत सारी ऐसी परेशानियों को देखकर हम लोगों ने ये सोचा, हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब क्या किया जाए। फिर हमने एक स्टार्टिंग की कम बजट की रेंज ऐसी रखो कि सभी लोग घर ले सके। इसलिए हमने जस्ट कोरोना के बाद में जब लॉकडाउन खुला उसके बाद में 12 लाख रुपए का मकान भी हमने बनाना स्टार्ट किया। उसमें जो अर्निंग थी, जो हमारा जो एक अर्निंग पार्ट था वो बहुत ही कम रखा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम मकान देना चाहते थे, इसलिए हमने ये कम बजट का है प्रोसेस ये हमने कोरोना के बाद स्टार्ट किया और आज भी हम इसी सेगमेंट में लगे हुए हैं। अभी भी हमारा जो प्रोजेक्ट है जो नया अभी आने वाला है वो 16,50,000 का ही है। तो जो लोग यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं उनको इजीली हम उनको घर दे सकें और वो सुकून से वो भी रह सकें, थोड़ा दूर सही लेकिन अपना तो है। और इंडिया में देखा कि लोग अपने घर के प्रति इमोशनल है कि एक सबसे पहले उनको पूछते हैं कि उनका सपना क्या है। एक ही सपना बोलते हैं कि मेरा घर होना चाहिए, खुद का होना चाहिए शहर में। तो वो जो कनेक्ट है वो हम अच्छे से जान पाते हैं। इसलिए हम कम बजट में काम कर रहे हैं और आगे भी इसी सेगमेंट में हम काम करते रहेंगे। सर, हमने सुना है कि आप मकान के साथ साथ रोज़गार भी दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैम, ये रोज़गार है, ये भारत में बहुत समस्या है कि लोग रोज़गार नहीं मिल पाता है, अच्छे से अपनी सामाजिक और पारिवारिक जो स्थिति है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ तक मैंने देखा लोग रोज़गार नहीं होता है या जो किसान लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये देश का सवाल है। इस सवाल को लेकर ड्रीम हाउस ने अपनी एक टीम तैयार की। आज हमारे पास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 100+ लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो लोग एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इसको हम रोज़गार में परिवर्तन कर देते हैं। लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं कि रियल एस्टेट में वर्किंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सेल्स कर सकते हो, आपके पास में लगाने की इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप सेल करके भी अपना रोज़गार पा सकते हैं। उसके लिए हमने ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं कर रखी है। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी हम डेवलप करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आप विज़िट कराएं, कैसे आप लोन करवाएं। और महिलाओं को भी हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि महिला भी हमारे साथ जुड़े और अपनी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर सके, 2 वक्त का अपना जो खाना है उसका तो इंतज़ाम कर सके। इसलिए हमने ये रोज़गार की जो मुहिम है ये चलाई है। और हमारे देश के जो यशस्वी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका भी ये सपना है, क्योंकि अभी भारत को वो 3rd इकोनॉमी में लाने जा रहे हैं। तो उन्हीं के अकेले से कुछ नहीं होगा, ये हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो इसलिए हम रोज़गार के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और अभी भी मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ
कि हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे ऑफिस पधारें। शायद डिस्क्रिप्शन में हम नंबर भी देंगे आपको, आप हमसे संपर्क करें। बाकी जो आपको कैसे करना है वो हम सिखाएंगे आपको। इसलिए हम आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पे हैं? मैम बेसिकली हम काम कर रहे हैं कालवा रोड पे। तो कालवा रोड पे हमारी जो लोकेशन है वो हाथोज भी है, उसके आगे चलेंगे तो कालवाड़ से पहले भी है। तो हम कालवा रोड पे ही वर्किंग कर रहे हैं अभी। स्टार्टिंग भी हमने कालवा रोड से की थी और अभी भी हम कालवा रोड पे ही हैं। लेकिन अभी आपका एक सवाल था कि 5 साल बाद आप कहाँ मिलेंगे, तो हम भी चाहते हैं कि 5 साल बाद हम जयपुर की टॉप 5 कंपनी में अपना नाम रजिस्टर करवाएं और पूरे जयपुर में ही हम वर्किंग करना चाहते हैं। सर आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो अभी? हमारे जो ड्रीम हाउस की जो प्रोजेक्ट है वो फ्लैट भी है, उसके बाद में प्लॉट है और विला भी बना रहे हैं हम, जो कि बजट अभी मैंने आपको रेट भी बताई थी 16,50,000 है। और उसके बाद में कालवा रोड पे कालक फोर्ट के पास में हमारे फार्म हाउस भी है। और फार्म हाउस भी हम चाहते हैं कि एक सभी लोगों को मिले, तो कम साइज़ और कम रेट में हमने रखा है। तो हमारे पास में फार्म हाउस भी है, फ्लैट भी है, प्लॉट भी है, सारी चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। सर आपकी कंपनी को 8+ ईयर्स हो गए हैं, इस बीच आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे होंगे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैम, उतार चढ़ाव हमने अभी करीब 2 साल पहले ही देखा है। 5 साल हमारी कंपनी टॉप पर काम करी थी कालवा रोड पे। और थोड़े दिन अभी आपको मैंने पहले बताया था, उतार चढ़ाव जब आया, जब मैं वहाँ गया था बाबा हेड़ा खान, तो वहीं से फिर मैंने आके स्टार्ट की। उतार चढ़ाव में मैम ये है कि ये लाइफ में सबके आता है। जो बिज़नेस, मैं नहीं बोलता कि मैं छोटा बिज़नेस लेके चल रहा हूँ, बड़े बिज़नेस व्यापारी भी है, उनको भी आया है। लेकिन इसमें आदमी को दृढ़ रहना पड़ता, टिके रहना पड़ता है। अगर मैं उसी टाइम छोड़ दिया, ठीक है बढ़ने दो, ये हो गया, चलने दो, क्या है, तो और जैसे मैं भी ख़त्म हो जाता। लेकिन मैंने सोचा मेरे को लेके चलना है, मुझे बड़ा काम करना है। ये आता जाता रहता है। अगर अपन सही है और सच्चे हैं तो अपनी कंपनी कहीं नहीं जाएगी, चलेगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा का रहा। पापा हमारे हमको रास्ता दिखाते रहते हैं, बोलते बेटा कुछ नहीं, अगर डूब भी गई, कुछ भी नुकसान भी हो गया तो अपना मकान है ये सेल कर देंगे, अपने प्लॉट्स है वो सेल कर देंगे। तो ये हर आदमी नहीं बोल पाता। मैं नहीं बोलता कि पिताजी, लेकिन हमारे पापा और हमारे मदर ये बोलते बोले नहीं, तुम लोग तो सही रहो, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए, बिज़नेस चला जाए कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग हो तो सब कुछ है। तो वही है, पिताजी का सहयोग रहा, पिताजी साथ हमारे चलते रहे। और मैं तो बोलता हूँ कि मैंने आपको बताया भी था पिछले, इस अगले जो क्वेश्चन था उसमें, कि हमने 5-6 साल में जो काम नहीं करा वो हमने 2 साल में करा। ये परिवार का सपोर्ट रहा, परिवार का साथ रहा, बाबा जी का साथ रहा, और हमारे जो जयपुर के राजा गोविंद देव जी उनका साथ रहा, और जो मेरे साथ खड़े थे भाई दोनों, इनका साथ रहा। तो आज हमारी कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है आज इस कालवा रोड पे। सर आपने अपनी कंपनी का नाम ड्रीम हाउस ग्रुप ही क्यों रखा? ड्रीम हाउस ग्रुप, इसके पीछे भी एक कहानी है मैम। जब ये कंपनी रियल इस्टेट हम जब आ रहे थे तो हमने कई विचार किए क्या नाम रखे, कंपनी का क्या नाम, तो सोच विचार चलता रहा। इसके लिए करीब 15 से 20 दिन हमें लगे भी। तो मैं ऐसे कहीं बैठा था, कंपनी का नाम डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करवा रहा था मेरी, तो मैंने शिव प्रताप जी को कॉल किया। हमारा विचार था ड्रीम होम क्या क्या तो हिसाब से, तो मैंने से विचार किया यार क्या नाम रखे कंपनी का, ऐसा नाम जो लोगों के जवान पे भी रहे, ये नाम पहचाने भी। तो इन्होंने मेरे को, मेरी फ़ोन पे बात ही चल रही थी इनसे, तो इन्होंने डिस्कस हुआ था हमारा, तो बोले यार मेरा ड्रीम होम, तो बोला ड्रीम हाउस रख ले। तो मेरा नाम ड्रीम, पहले हमने कहा जयपुर ड्रीम हाउस रखें, ड्रीम हाउस जयपुर रखें, फिर लास्ट फाइनल में ड्रीम हाउस ग्रुप के नाम से फाइनल करा। वो शिव प्रताप जी का नाम दिया हुआ था, और वो हमारे लिए बहुत ही लकी और भाग्यशाली रहा हमारे लिए। और फिर ड्रीम हाउस, सपनों का घर, तो सबका सपनों का घर यही, इसलिए हमने ये सोच के नाम रखा इसका। योगेंद्र जी, एक आम आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करे? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे काफ़ी रीज़न है, एक रीज़न तो नहीं है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट करना, जैसे आजकल यूथ की बात करूँ, काफ़ी लोग ट्रेडिंग को लेके काफ़ी ऐसे हैं कि भी ट्रेडिंग की जाए, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गोल्ड पे भी करता है कोई। तो ये है कि देखो, ट्रेडिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने 100 बार अपना
किस्मत को अपनाया तो 100 में से 99 बार आप पास हो गए और एक बार अगर आप फेल हो गए तो वो एक बार ही बहुत है आपके 99 प्रॉफिट को इक्वल बराबर करने के लिए। और इन रियल इस्टेट के पीछे एक रीज़न ये है बड़ा कि मैंने अभी कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि आपने 8 साल पहले आज हमने जब काम चालू किया था, जिस लोकेशन पे हम 15 लाख का 16 लाख का मकान दे रहे थे, आज वहाँ 60 लाख 70 लाख की रेट है। तो रिटर्न का तो कोई ऐसा है नहीं कि भी अपन रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपने लैंड पे पैसा खर्च किया है तो वहाँ पे रिटर्न मिलने का 100% चांस है। दूसरा ये है कि आपके मान लो कि यहीं आप ट्रेडिंग या किसी चीज़ पे आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, कि आपने 10 लाख रुपए कहीं पे लगा दिए, 10 लाख लगाने के बाद में आपने ट्रेडिंग से आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आपका रिस्क पूरा है। मैं तो ट्रेडिंग मैंने तो कभी नहीं करी है हालांकि, लेकिन फिर भी रिस्क है। मैंने देखा है, मेरे काफ़ी लिंक में है, आज मेरे लिंक में 100 जने होंगे ट्रेडिंग में, जो उनको मैंने देखा है तो उनमें प्रॉफिट वाले मैंने शायद 2 जने ऐसे होंगे जो मैंने देखा होगा कि प्रॉफिट में है, सुना होगा मैंने, और जो कि मैंने ऐसा प्रॉफिट शायद सुना ही है, देखा है। ऐसा नहीं कि भी सिर्फ कि मेरे को लग रहा हो कि वो प्रॉफिट में होंगे। लेकिन रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपने अगर कोई 10 लाख रुपए की कोई लैंड भी खरीद ली तो आपके पास कुछ पड़ा है, एसेट्स है, आपको पता है कि मेरे पास में वहाँ पे ये लैंड है, वहाँ पे मेरे पास पड़ी है, अवेलेबल है। लैंड के साथ साथ में ये चीज़ भी है कि वो आज से 10 साल बाद में आपको रिटर्न जो देगी वो कंफर्म है कि रिटर्न आएगा ही आएगा। मैंने शायद 100 जने मेरे लिंक में होंगे जिनसे ये सुना होगा कि लैंड है, मैंने वहाँ पे लिए ज़मीन, इतने रुपए इन्वेस्ट किए, और ये भी सुना है 100% कि सर मुझे वहाँ पे वो ली थी, उसकी रेट ये हो गई। ये 100 में से 98 लोगों से मैंने यही चीज़ सुनी है। इसलिए मैं ये हमेशा कहूँगा कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल इस्टेट जैसा तो कुछ भी नहीं, इसके मुकाबले कोई और है ही नहीं कि प्रॉफिट के अंदर आपको कोई और रिटर्न दे पाए अच्छा। तो रियल इस्टेट टॉप पे है मेरे लिए। और ड्रीम हाउस की अगर बात करूँ तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा सिक्योर है कि मैंने जैसे कहा कि हम खुद भी इस चीज़ को पहले वेरीफाई करते हैं, ढंग से डॉक्यूमेंट्री करते हैं कि लैंड को लेके करते हैं कि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। तो ड्रीम हाउस तो 100% सेफ़ है कि इस चीज़ को लेके कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो कहूँगा आँख बंद करके अगर बोलूँगा कि लेना चाहिए, लेकिन आप सर्च करो, ट्राई करो। आज काफ़ी ऐसे सोर्सेज है, आप ट्राई कर सकते हो कि भाई जो चीज़ अपन परचेज़ कर रहे हैं वो चीज़ सही भी है कि नहीं। मैं 100% श्योर हूँ कि जो चीज़ ड्रीम हाउस दे रहा है वो 100% सिक्योर है, सेफ़ है। तो इस चीज़ को लेके बेफिक्र हो। आज तक हमारे जो जुड़े हुए पुराने टाइम के जो क्लाइंट्स हैं जितने भी, उन सब ने भी हमें आज तक यही कहा है कि आपने हमें चीज़ दिलाई वो एक अच्छी है। अब मुझे 2 साल हो गए काम करते हुए, 2 साल से पहले के जो क्लाइंट्स थे जो भैया ने हैंडल किए, शिव प्रताप जी लक्की भैया, इन्होंने अटेंड किए, इन्होंने भी, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो मुझसे मिलते हैं आज, तो यही बोलते हैं कि सर हमने वो चीज़ उनसे उस टाइम पे ली थी और आज इतना उसकी रेट हो गई, तो मुझे और बताओ। उसी कारण से मेरे पास क्लाइंट ज़्यादा है। तो सर जैसे इसमें आप फर्निश देते हैं, सेमी फर्निश देते हैं, क्योंकि आपकी प्राइसिंग कम है। सेमी फर्निश मैम वो उनको देते हैं हम लोग जो जैसे 12 लाख हो गए, 15 लाख हो गए, कि ठीक है इनका मकान हो जाए। फर्निश में हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं कि भाई ठीक है, क्लाइंट आए, थोड़ा कुछ एलईडी पैनल है, पर्दे लगे हुए हैं, तो उसको लाने की जरूरत नहीं, उसको बस आके रहना ही है। तो उसमें भी हम लोग काफ़ी कम रेट में दे रहे हैं। हमने अभी हेरिटेज विला बनाए थे आनंद लोक के अंदर, उसमें हमने एक सैंपल तैयार किया था एक हेरिटेज लुक के अंदर, तो उसका रेस्पॉन्स हमारे पास बहुत अच्छा है। तो हम ये नहीं करें कि फर्निश लगा के उस चीज़ को 5 लाख करते। हमने जो फर्निश का जो लाख रुपए लगना है तो वो लाख ही लिया, तो उससे क्या हमारा माल भी जल्दी निकला, हम जल्दी फ्री हुए वहाँ से, तो उसका फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। आज हमने एक बात सीखी, घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता, उसमें होती है भरोसा, यादें और उम्मीदें। ड्रीम हाउस एक बिजनेस ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक ब्रिज है जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज शारविन अनप्लग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए, घर तो सब बनाते हैं लेकिन कहानियों से बनता है असली सपनों का घर।